नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों का। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम हमेशा विवादों में ही रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों विधायक और नेता शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को लेकर कई सवालिया निशान खड़े करते नजर आए। बावजूद इसकी स्थिति जस की तस रही है। न तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई हुई, न निर्माण कार्यों में कुछ बदलाव देखने को मिला। और अब एक बार फिर सत्ता पक्ष के विधायकों ने स्मार्ट सिटी के कामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम शुरू से ही विवादी में बना हुआ है। विपक्षी दल के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी इस प्रोजेक्ट की पारदर्शिता और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं। और अब एक बार फिर इस योजना को लेकर सत्तारूढ़ दल के ही विधायक ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक वीरेंद्र चमोली ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। विनोद चमोली ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से करवाई जानी चाहिए, ताकि जनता के पैसों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दल विपक्ष ने भी सिटिंग पार्टी के विधायक का बयान लपक कर पकड़ लिया और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मंत्री ने समय पर उस समय की परिस्थितियों के अंदर कोई बात कही होगी, और ये बात तो मैंने भी कही कि उस समय जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तो काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था, और हमने भी उस पर सवाल उठाए थे। तो अकेले मंत्री जी का सवाल नहीं है, मैंने सवाल उठाए। उस समय तत्कालीन जो हमारे मेयर थे सोनियाल गामा जी, उन्होंने सवाल उठाए। कल्याणदास जी जिनके क्षेत्र में मैक्सिमम उसका काम हुआ है, उन्होंने पर सवाल उठाया। तो मैंने समय समय पर व्यवस्था पर सवाल उठाया है कि ये काम ठीक प्रकार नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि जब कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया और कंपनियों से काम लिया गया, उसके बाद सरकार ने स्वयं को काम को हाथ में लिया और शायद बहुत सारे सुधार के काम हुए और काम बेहतर हुआ है। अभी भी मेरा तो ये कहना है कि बाकायदा एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, और उसमें अगर कोई लापरवाही बरती हुई जैसा तो दिखता है तो उस पर निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों जिन ब्यूरोक्रेट्स और टेक्निकल से कहा कि समस्याएं पैदा हुई हैं, जो आज भी प्रश्न खड़े हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। या तो कोई बड़ी जांच बैठे या थर्ड पार्टी ऑडिट में क्या निकल कर आता है उसके अनुसार कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी भाजपा के शासनकाल में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है, वो निश्चित रूप से जो जनमानस वास कर रहा है, देहरादून में हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र में हो, कॉमन मैन जो उत्तराखंड का है, वो भी सारी चीजों को वॉच कर रहा है। ये सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पे 1100-1200 करोड़ का आना और सिर्फ धरातल पे जो इंप्लीमेंटेशन हुई केवल वॉल पेंटिंग नजर आना, ड्रेनेज सिस्टम फेल। आज जो स्थितियां हैं इस शहर की, रोडों के बुरे हाल हैं। जितनी रोडें, जितनी हमारी ब्रांच रोडें जो होती हैं शहर में, सारी की सारी रोडें जो इस समय गड्ढे सब में है, सीवेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। आज स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं, दुर्घटनाओं पे दुर्घटनाएं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। ये सरकार, इस सरकार के लिए धाकड़ धामी सरकार जो बोला जाता है, इनके लिए जनता गौण हो चुकी है भाई। उत्तराखंड का जनमानस संपूर्ण और देहरादून में जो वास कर रहे हैं लोग, और वाकई स्मार्ट सिटी के नाम पे जितना बड़ा घोटाला हुआ है, इनके सिटिंग विधायक विनोद चमोली जो धर्मपुर से विधायक है, पूर्व में मेयर रहे, आप स्वयं सोचिए, अगर वो सवालिया निशान अगर वाकई सवाल खड़े कर रहे हैं अपनी सरकार पे, एक सिटिंग विधायक, तो आप स्वयं सोचिए कौन सा ट्रैक, कौन सा पाथ ये सरकार धाकड़ वाली सरकार लिए हुए है, क्या स्थितियां बना रखी है इन्होंने। आप निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर श्वेत पत्र की बातें बार बार होती हैं, और कई बातें हैं, कई मसले, आज अगर स्मार्ट सिटी पे आप बात कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी के नाम पे शहर को पूरी तरह से इस सरकार ने लूटा है। इस पूरे पैसे की बंदाबांट हुई है।
सारे सरकार के मंत्रीगण, पूरा जितना भी इनका तंत्र है, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने अधिकारी हैं, ये सारे के सारे इस भ्रष्टाचार पर लिप्त हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होगी नहीं। जो स्थितियां हैं भाजपा की, ये भाजपा जो है अपने आप में वाकई जनता 2027 के चुनाव में निश्चित रूप से उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के अलावा बीजेपी के ही दूसरे विधायक खजान दास ने भी चमोली की ही हाँ में हाँ मिलाई और चमोली द्वारा उठाए गए जांच के मुद्दे को सही ठहराया। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल उठाते रहे हैं। खजान दास कई बार स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल उठाते हुए सरकार से इसकी शिकायत कर चुके हैं। दून में अभी भी कई जगह ड्रेनेज सिस्टम अव्यवस्थित है, जिससे बरसात के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसे फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी विधायकों के सामने आने के बाद विपक्ष ने भी सुर में सुर मिला दिए हैं। विपक्ष ने दावा किया है 1600 करोड़ खर्च होने के बाद भी दून स्मार्ट नहीं बल्कि और बदहाल हुआ है। ऐसे में तो पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को खींचकर लाकर कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनका बयान मीडिया के पास भी और विपक्ष के पास भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि 90% काम पूरे हो गए स्मार्ट सिटी के और जनता, विपक्ष और मीडिया कंफ्यूज हो रही है नगर निगम के कामों में, एमडीडीए के कामों में और स्मार्ट सिटी के कामों में। उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी कि स्मार्ट सिटी का जो 1600 करोड़ रुपया था वो पूरा खप चुका है, पूरा लग चुका है और बहुत बेहतरीन स्मार्ट सिटी देहरादून बन गई है। आज आप देखिए जल भराव की स्थिति को, आज आप नूरा कुश्ती देखिए नगर निगम में और एमडीडीए में, जो लगातार परेड ग्राउंड को एक दूसरे को सौंपना चाह रहे हैं, लेकिन कोई लेना नहीं चाह रहा है उसका रखरखाव, क्योंकि उसकी दुर्गति हो रखी है। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी के कार्य कहां पर हुए? स्ट्रीट लाइट्स के बिना आप देखिए जनता त्राहिमाम कर रही है। 500 जगह ऐसी चिन्हित हुई है जहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लाइटमैन है लगाने वाले, लेकिन लाइट्स उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में वो 1600 करोड़ रुपए गए कहां? मुझे तो लगता है इनका हाईकमान भी ढीला पड़ गया है, जो उत्तराखंड के सरकार से या उत्तराखंड के उन लोगों से जो लोग अधिकृत थे स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए, जवाबदेह थे, जिम्मेदार थे, उनसे पूछताछ नहीं कर रहा है कि भैया हमारा भेजा हुआ 1600 करोड़ रुपया गया कहां? अब देखिए, यदि चमोली जी ने जांच की बात कही है तो उन्होंने कुछ समझ करके कहा होगा। और चमोली जी हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक है, अनुभवी है और निगम में नेतृत्व कर चुके हैं, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो। इसलिए जो उन्होंने कहा होगा कुछ तथ्यों के आधार पर कहा होगा और ये उनका अपना विवेक है। तो आप भी पहले विरोध कर रहे हैं इन कार्यों को लेके? हाँ, देखिए मैंने वक्त कहा है जो काम सही नहीं हुआ उसको लेकर के मैंने चिंता व्यक्त की और मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई भी की है। किंतु जैसे अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो संतोषजनक नहीं है, उनको ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। और अभी ग्रीन बिल्डिंग का मामला है, ग्रीन बिल्डिंग का समय बहुत ज्यादा हो गया है, समय सीमा के अंतर्गत काम होना चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी भी निवेदन किया कि एक बार स्वयं निरीक्षण कर ले, असल निरीक्षण कर ले और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जल्दी निरीक्षण कर रहा है। बता दें देहरादून स्मार्ट सिटी शहर की टूटी सड़कों के गड्ढों में भरे पानी से डेंगू मलेरिया का भी खतरा बढ़ गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और गड्ढों में भरे पानी पर कीटनाशक छिड़का जा रहा है। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गड्ढे बने क्यों? वहीं स्मार्ट सिटी के सीईओ शिकायत मिलने और अनियमितता पकड़ में आने पर जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई एलिगेशन भी तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आएंगी तो उसमें जो भी हमारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस है उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि इसमें अनियमितता पाई गई है, गड़बड़ी हुई है, कई करोड़ लग गए हैं या तो खर्च हो चुके हैं, पर धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको क्या लगता है कि सर अगर ऐसी कोई भी रिटर्न कंप्लेंट्स हमें प्राप्त होंगी तो शासन से निर्देश प्राप्त करके बेहतर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के चरण 4 में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना का हिस्सा घोषित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा चुने गए 100 स्मार्ट शहरों में से एक था।
पीएम मोदी का भी सपना था कि देहरादून स्मार्ट शहर बने, लेकिन लेट लतीफी और काम में लगे अनियमितताओं के आरोपों ने सब पर पानी फेर दिया। पक्ष से लेकर विपक्ष तक स्मार्ट सिटी के कामों पर उंगली उठाते रहे हैं, जबकि वक्त पर काम के लिए करोड़ों रुपए आकर खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये पैसा लगा कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रही है। अब देखना होगा कि क्या इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाता है और क्या बीजेपी विधायकों के कहे अनुसार कामों का थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हर खबर के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर सिर्फ पक्ष ही दबाव डाल रहा है, साथ ही विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, बल्कि बुद्धिजीवी और जनता भी सवाल यही पूछ रही है कि आखिर स्मार्ट सिटी में खर्च हुए 1000 करोड़ कहां लगे, क्योंकि जनता जो दून की तस्वीर देख रही है वो किसी से छिपी नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं जनता की जुबानी कि आखिर दूनवासियों का स्मार्ट सिटी के काम को लेकर क्या कहना है और बुद्धिजीवी वर्ग पर अपनी क्या राय रख रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है देहरादून के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, देहरादून के लिए बड़ा अहम था और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात भी रही कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून का चयन किया। जब ये प्रोजेक्ट आया तो सब लोगों को बड़ी अपेक्षाएं और बड़ी उम्मीदें थी कि अब जो हमारा पुराना देहरादून शहर है उसकी जो भी जिस तरह की भी जो समस्याएं हैं, चाहे वो ड्रेनिंग की समस्याएं हैं, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण है या ट्रैफिक लाइटों का है, जो भी मतलब पुरानी बसावट के हिसाब से और नए शहर के हिसाब से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरतें थी, इस प्रोजेक्ट के अंदर शहरवासियों की पूरी होंगी और ये शहर जो है एक सुंदर शहर के रूप में बनके उभरेगा। लेकिन मुझे लगता है कि या तो दो तरह की बातें हुई, या तो जो हमने प्लान बनाया स्मार्ट सिटी के तहत उस प्लान के अनुरूप हम काम नहीं कर पाए। जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हो पाया रहा, लेकिन ये खानापुरी जितनी हो रही है इसमें कभी इतना सुधार नहीं हो पा रहा है और कई जगह सड़कें टूटी पड़ी है, कई जगह रोड खराब हो रही है। तो इसमें थोड़ा सुधार नहीं हो पा रहा है ढंग से और स्मार्ट सिटी होता रहा लेकिन इतना खुल के नहीं हो पा रहा। जितना ये लोग प्रचार करने में लगे हुए हैं उतना नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतना नहीं हो पा रहा है स्मार्ट सिटी का, इतना होना चाहिए था। कब करोगे भाई मेरे, जब 2025 में बीत जाएगा तो फिर ये बताइए आप, या तो आपको पैसा है, क्या है ये भ्रष्टाचार, आप क्या रहे भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तो यार ये तो करो ना यार, इस काम को तो करो। ऊपर से तो पैसा आ रहा है, तो ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, इसकी तो एक तहकीकात होनी चाहिए ना गुरुजी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। भाई ये जो ठेका दिया था, इधर दिया था उधर दिया था, ये काम समय से पूरा क्यों नहीं हुआ। जो विनोद चमोली जी ने कहा है कि वो संतुष्ट नहीं है, उनकी राय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी जो है 2021 या 22 में कंप्लीट होना था इसको, तो किसको टाइम देख लो आप कितना लेट हो गया ये। दूसरे पाइपलाइन इन्होंने बिछाई थी स्मार्ट सिटी के तहत के पानी घर घर पहुंच जाएगा, वो भी कनेक्ट नहीं हुई पूरे शहर के अंदर, जगह जगह गड्ढे देख लो आप। इस गांधी पार्क में हम रोज वॉक करने आते हैं, इसकी हालात देख लो आप, जबकि भी स्मार्ट सिटी का काम इसमें भी होना था। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे काम होने की बजाय पब्लिक और परेशान है। तो वहाँ पे कहाँ हो रहा है काम उसमें बताइए, तो जो खुद रहा है वो खुद रहा है, जो खुद का छोड़ दिया वो छोड़ दिया। यहाँ पे अभी आप एक्चुअल में चलेंगे तो आपको ये भी पता नहीं चलता सड़क के बीच में कहाँ गड्ढा आ जाए, कहाँ गिर जाओ आप। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सड़कें बढ़िया चल रही हैं और मैं गाड़ी तेज चला लूंगा तो गलत फहमी है। पता ही नहीं चलता कि कब स्पीड ब्रेकर आ जाए, कब गड्ढा आ जाए, कब आपकी गाड़ी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते बताइए। कम से कम अगर सड़कें बन रही है तो ढंग से तो बननी चाहिए ना, प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए। अब वो टाइल्स की सड़कें बन रही है, उसमें गाड़ी जरा चला के देख लीजिए पटना बाजार में, आपको पता चल जाएगा कि कैसे चलती कुत्ती गाड़ी जाती है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा बात है जो जो आपकी पेंटिंग वगैरह हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन जो प्रॉब्लम है सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, पानी देने के सिस्टम की बात है, पानी के और क्या प्रॉब्लम है वो मेन चीज देखनी चाहिए। सेंट थॉमस के पास देखिए इतना पानी का जमावड़ा रहता है कि वो निकलना मुश्किल होता है। पंचायत मंदिर को देखिए इतना बुरा हाल देखेगा। यहाँ पे स्कूल है सीनाई गर्ल्स स्कूल, उसके पास भी टाइल्स बिछी है। स्पर्गर स्कूल है, सीनाई 3-4 स्कूल है, टाइल्स बिछी की नीचे नहीं, उसमें पूरी सारे चलते होता डग 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 क्या जैसा भी स्मार्ट सिटी का सारा।
तो पब्लिसिटी ज्यादा है, ढोल ज्यादा है, बाकी हकीकत में वो कुछ है नहीं। बात तो कही जाती है, पर अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गड्ढे भी है और स्ट्रीट लाइटें भी काम नहीं करती सही से, और ग्राउंड में घास भी होगी। इससे मतलब जो यहाँ पर शाम को फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए लोग आते हैं उन्हें भी काफी प्रॉब्लम होती है। और रात को यहाँ पर मेन सिटी ये परेड ग्राउंड जो है मेन लोकेशन है देहरादून की, तो जैसे स्ट्रीट लाइट उधर की भी खराब है, तो ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम होती है। और बरसात का मौसम है तो अभी डेंगू मच्छर का भी बहुत खतरा रहता है। और फिर वही हाल हुआ कि यहाँ सफाई नहीं करी, फिर वहाँ पर हॉस्पिटल भरेंगे, फिर वहाँ पर परेशानी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 144 अभ्यर्थियों और उत्तराखंड परिवहन निगम के मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 43 पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिए। हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया, और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं। और निर्णय लेने में हमने इतनी सी भी तनिक भी देरी नहीं करी, और हमने निर्णय लिया हम पूरे भारत का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राज्य भर के सभी स्कूलों में हर सुबह की प्रार्थना के साथ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक गूंजेंगे, जिसको लेकर शासन ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था। अब इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया सामने आने लगी हैं। मदरसा बोर्ड संस्कृति विभाग के साथ एमओयू करने जा रहे हैम सदरगा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी ने बताया कि एमओयू की कार्रवाई अंतिम दौर में है। एमओयू होने के बाद जैसे ही मदरसा बोर्ड के सांस्कृतिक अध्यापक उपलब्ध होंगे, उसके बाद मदरसा बोर्ड के स्कूलों में संस्कृति पढ़ाई जाएगी। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण को बढ़ाने की और असेंबलीज के अंदर जो उसे लागू करने की बात की है, मैंने उसका स्वागत किया है। और हमें स्वागत यूं करना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण ये हमारे पूर्वज हैं और उनके बारे में हमें जानना चाहिए। और दोनों का रास्ता यही रास्ता है जो तमाम अवतारों और पैगंबरों का था। हजरत मोहम्मद साहब का भी यही रास्ता था कि वो जुल्म के खिलाफ लड़े हैं और इंसाफ के लिए काम किया है। उसी चीज को हम बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज जो है हमारी प्रदेश की सेकेंड लैंग्वेज है, तो उस भाषा को हम मदरसों में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ताकि संस्कृत के बारे में अगर वो जानेंगे, बौद्धिक जबान है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कवायद तेज हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के खेमे में कई निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के साथ ही निर्दलीय जिला पंचायत का चुनाव जीतकर आए कई प्रत्याशियों की फोटो सीएम कार्यालय में सीएम धामी से मिलते हुए सामने आई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में
जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा। बताते हैं रुद्रप्रयाग की 18 जिला पंचायत सीटों पर 5 बीजेपी 3 कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। उम्मीद की जा रही थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य पुरुष होगी, लेकिन ये महिला सीट हो गई, जिसके बाद पुरुष प्रत्याशियों के अरमान धरे के धरे रह गए। महिला सीट होने के बाद अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन रविवार को अचानक देहरादून से रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों के साथ ही कई निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों की फोटो मुख्यमंत्री धामी के साथ सामने आई, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं एक बार फिर से बीजेपी रुद्रप्रयाग में अपना अध्यक्ष बनाने की स्थिति में है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत गौलापार स्थित ग्राम सभा खेड़ा सीट से जीवन चंद्र आर्या ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर शानदार जीत दर्ज की। उनका चुनाव ईंट लोगों के बीच विशेष चर्चा का विषय बना हुआ था और यही चिन्ह उनकी विजय यात्रा का मजबूत आधार भी साबित हुआ। वहीं इस सीट पर जिले से लेकर प्रदेश स्तरीय अपनी पहचान रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्रपाल आर्या भी चुनावी मैदान में थे, जो चुनावी परिणाम में तीसरे स्थान पर नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंद्रपाल आर्या और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के काफी करीबी हैं। उनकी हार ने कई नेताओं के साथ साथ अपनी पार्टी को भी सदमे में पहुंचा दिया। बता दें, इंद्रपाल आर्या को महज 502 वोट मिले, जबकि जीवन चंद्र आर्या को 711 मत प्राप्त हुए। गांव की जीत है, मेरे बहनों भाई की और माता बहनों की जीत है और मेरे युवा साथी की जीत है, मेरे सभी ग्रामवासी की जीत है। मैंने वादे किए 5 साल में पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो मेरी जीत में शामिल थे, जो नहीं भी थे, मैं सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कवायद तेज हो गई। 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इसके लिए अपनी जुगत लगाने लग गए हैं। जिले में पंचायत की कुल 45 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों की संख्या 15-15 है। वहीं इस पद में 15 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी जीत का परचम लहराया। नतीजे के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही हैं, जबकि निर्दलीयों के बिना दोनों में से कोई भी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाएगा। ऐसे में निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य ही अध्यक्ष चुनने की भूमिका निभाएंगे। जिला पंचायत से चुनाव जीती हुई है। मुझे वहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया, मुझे भारी मतों से विजयी बनाया है और जो अध्यक्ष का दावेदारी है वो जैसा भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। देखिए, कोशिश तो पूरी है, हम अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा विश्वास, मेरे युवाओं ने मुझ पर विश्वास जताया है और मेरे बुजुर्गों ने, मेरे माता बहनों ने, मेरा विश्वास इस क्षेत्र जिला पंचायत खेड़ा के लिए तन मन धन जिस तरह से मुझे करना पड़ेगा उस क्षेत्र के विकास के लिए आगे आऊंगा और उनके लिए दिन हो रात हो तत्पर। और आज जीत के आए हैं तो मैं सबसे पहले जनता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार, इतना स्नेह दिया कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो जनता के लिए करने के लिए हम आएंगे और बहुत कुछ करेंगे। जो मेरे एक मन में है कि जो आज तक नहीं हुआ है मैं वो करना चाहती हूँ। एक नई मिसाल खड़ी करना चाहती हूँ जनता के लिए। देखो, मैंने तो बहुत समस्याएं देखी हैं, स्वास्थ्य से लेके शिक्षा, बहुत ज्यादा दुर्गम, मतलब रोड कहीं पे लोगों के लिए जल का है, पानी का है, रोड का है, तो ये सारी समस्याएं लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास सुविधाओं के कारण ना उनको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।